अदिति गरीब घर की लड़की थी। सुदूर बिहार के पश्चिमी चंपारण की एक छोटी सी पिछड़ी बस्ती में पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी मां चल बसी। बीमार पिता भी दवा दारू की कमी में गुजर गए। अनाथ अदिति को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दाई का काम करती थी। इससे दादी पोती का गुजारा हो जाया करता था। अदिति जब 7 साल की हुई तो दादी ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहां उसका मन नहीं लगा। वह स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर हठीली पोती को नहीं पढ़ा पाई। अदिति अब 16 साल की हो गई। चिकने बाल, सांवले रंगत और बड़ी बड़ी पनीली आंखों में एक विद्रोह सा झलकता हुआ। अब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। अदिति के ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा, वगैरह। जायदाद के नाम पर सिकरना नदी के किनारे जमीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी की जिंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर बुढ़िया की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने बुढ़िया पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के हीरा के साथ अदिति का ब्याह करवा दिया। हीरा सीधा साधा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ दलितों की बस्ती में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रुपाई काटने के समय माँ बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 जनों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो हीरा गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ परदेश चला गया। पंजाब जाकर हीरा खेतों पर काम करने लगा। वहाँ हर दिन कहीं न कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। हीरा जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक हीरा से बहुत खुश रहते। हीरा ने 8 महीने में ही काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। पंजाब आए साथी जब गांव वापस जाने लगे तो वह भी वापस आ गया। गांव आने से पहले हीरा ने अदिति और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल के कुछ चीज़ें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। घर आकर हीरा ने बड़े जोश से अदिति को फ़ोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिए हैं कि हजारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहें बातें कर लो। यह सुनकर अदिति की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फ़ोन लेने के लिए हीरा की ओर हाथ बढ़ाया। अरे संभाल कर, कहकर हीरा ने अदिति के हाथों में मोबाइल फ़ोन थमाया। अदिति थोड़ी उलट पुलट कर फ़ोन को देखती रही। फिर उसने हीरा से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें यह फ़ोन देते जाना। वहाँ जाकर अपने लिए दूसरा फ़ोन खरीद लेना, फिर हम दिन रात फ़ोन पर बात करेंगे। हीरा पत्नी अदिति के भोलेपन पर जोर से हंस पड़ा। अदिति के सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, उसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। गांव के साथियों के साथ हीरा फिर से वापस काम पर पंजाब जाने की तैयारी करने लगा। इस बार अदिति ज़्यादा दुखी नहीं थी। हीरा के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी अदिति रोती नहीं थी। वह माँ बनने वाली थी और यह खबर वह हीरा को सुनाने के लिए बेचैन थी। वह मोबाइल फ़ोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और हीरा के फ़ोन के आने का इंतज़ार करती रहती। हीरा 4th क्लास तक पढ़ा लिखा था, सो उसने अदिति को मोबाइल फ़ोन की सारी बारीकियां समझा दी थी। 2 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फ़ोन की घंटी घनघना कर बज उठी। अदिति का दिल जोर से उछल पड़ा। थरथराते हाथों से उसने फ़ोन का बटन दबाया और फिर जी भरकर हीरा से बातें की। सास से भी हीरा की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फ़ोन कट गया। देर तक फ़ोन को गोद में लेकर अदिति बैठी रही। वक्त गुजरता गया। हीरा फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। अदिति का पीला चेहरा देखकर हीरा को चिंता हुई। इस बार अदिति में वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। हीरा ने जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा कि ऐसा होता ही है, चिंता की कोई बात नहीं। अदिति के वहां से जाने के बाद माँ ने बेटा हीरा को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अदिति को इसकी दादी के पास छोड़ आ। काम न धाम यहाँ दिन भर पड़ी रहती है। दादी बहुत अनुभवी हैं, उनकी देख रेख में
रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब तू दोबारा आएगा तो इसको वहाँ से ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए हीरा ने सहमति में सिर हिला दिया। तीसरे ही दिन हीरा अदिति को उसकी दादी के पास पहुंचाकर अपने गांव लौट आया। अब हीरा को अदिति के बिना घर सूना सूना सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हीरा ने अपने किसी साथी को फोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनकर हीरा हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से हीरा ने मोबाइल फ़ोन पर 4 बार मिस्ड कॉल आई। हीरा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फ़ोन उठाया था वह उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस औरत का नाम सपना था। उसकी आवाज़ में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हीरा के फ़ोन पर 3 बार मिस्ड कॉल आई। अब यह रोज़ रोज़ का सिलसिला बन गया। हीरा जब जब अपने अदिति और सपना के बारे में सोचता तो उसे लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में सारा दिन उसे खुद को संभालने में लग जाता। पर फिर जब रात होती, सपना की मिस्ड कॉल आती तो हीरा का दिल फिर से उस मीठी आवाज़ की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब उनमें हर रोज़ बात होने लगी। फिर एक दिन मुलाकात तय की गई। शहर के पार्क में शाम के 4 बजे हीरा को आने को कहा गया। जहां हीरा समय से पहले ही पहुंच गया, वहीं सपना 15 मिनट देर से आई। गोरा रंग और छरहरे बदन की सपना की अदाओं में गजब का खिंचाव था। कुर्ती और चूड़ीदार पजामे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह 5वीं जमात तक पढ़ी लिखी थी। दिन सप्ताह में और हफ्ते महीने में बदलते चले गए। अदिति एक बेटी की मां बन गई और इधर हीरा के गांव के साथी फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। परदेश जाने से पहले मां ने हीरा से अदिति और बच्ची को देख आने को कहा। हीरा 5-6 दिनों के लिए ससुराल पहुंचा। अदिति का पीला और बीमार चेहरा देखकर हीरा के मन में एक ऊब सी हुई। काली और मरियल सी बच्ची को देखकर उसका मन बैठ सा गया। हीरा का मन एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने का हुआ। खैर, जैसे तैसे उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन जेल से छूटे कैदी सा घर भाग आया। पंजाब जाने से पहले हीरा सपना से मिला तो उसकी सजधज और चेहरे की ताजगी ने उसे रिरियाती बच्ची और अदिति के पीले चेहरे के आतंक से बाहर निकाल लिया। 1 साल गुजर गया। हीरा वही रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह सपना को पैसे भी भेजने लगा था। इधर अदिति की सास से नहीं बनने के चलते वह मायके में ही पड़ी रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ अदिति की दादी का शरीर ज़्यादा काम करने में नाकाम हो रहा है। अपना और बेटी का पेट भरने के लिए अदिति ने बस्ती से आगे 2-3 घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। बच्ची जनने से टूटा जिस्म और उचित खानपान की कमी में वह दिनों दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद हीरा जब वापस घर आया तो आते ही सपना से मिलने चल पड़ा। ना तो उसने अदिति की खबर ली, ना ही माँ ने उसे अदिति को घर लाने को कहा। अब सपना भी उससे मिलने बस्ती की ओर चली आती। कभी बस्ती के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे, तो कभी कहीं और। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पोती की हालत और अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए अदिति की दादी ने हीरा की मां के पास बहू को लिवा लाने के लिए कई संदेश भिजवाए। आखिर में मां के कहने पर हीरा अदिति को लिवाने ससुराल पहुंचा। ससुराल आकर अदिति ने देखा कि हीरा या तो घर में नहीं रहता और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के बटनों को दबाता रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात अदिति की नींद खुली तो उसे लगा कि हीरा किसी से बातें कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस वक्त हीरा किस से बातें कर रहा है? बातों का सिलसिला लंबा चला। अदिति दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर उसकी समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ सका। दूसरे दिन अदिति मौका पाकर हीरा का फ़ोन लेकर बगल वाले रतन काका के पोते, जो 6ठी जमात में पढ़ता था, के पास गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। मैसेज सुनकर अदिति गुस्से से सुलग उठी। वह हीरा के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हीरा सकपकाया।
पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफ़ा घर नहीं आया, इसलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। अदिति चुप रही, पर उसके चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। वह हीरा और उसके मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखने लगी थी। 2 दिन बाद ही रात को अदिति ने हीरा को सपना से फ़ोन पर यह कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, स्कूल पर आ जाना। 2-3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस भी लौटना होगा। दूसरे दिन हीरा 12 बजे के आसपास घर से निकल गया और स्कूल पर सपना के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में सपना दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े खड़े बातें करते रहे, फिर स्कूल के भीतर आ गए। सपना थोड़ी बेचैन होकर बोल उठी, ऐसे छिप छिप कर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे हीरा? हमेशा ही डर लगता रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हीरा प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस महीने भर रुक जाओ। दोस्त के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूँगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सपना ने कहा, और तुम जो यहाँ आकर 3-3 महीने तक रुकते हो, उस वक्त मैं क्या करूँगी? परदेश में कैसे अकेली रहूँगी और अपना घर कैसे चलाऊँगी? हीरा बोला, अरे 3-3 महीने तो मैं यहाँ तुम्हारी खातिर पड़ा रहता हूँ। जब मेरी सपना मेरे पास होगी तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? यहाँ कभी कभार खर्च के पैसे भेज दिया करूँगा, बाकी जो भी कमाऊँगा वह सब तुम्हारा। सपना ने बड़ी अदा से पूछा, अच्छा, तुम कितने पैसे कमा लेते हो कि वहाँ भी घर चलाओगे और यहाँ भी भेजोगे? हीरा ने थोड़ा इतरा कर कहा, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि 2 घर आराम से चला लूँ। कहते हुए हीरा ने जैकेट उतारकर अपनी दोनों बाहें किसी बॉडी बिल्डर के अंदाज में ऊपर उठाकर दिखाई। सपना ने आंखें झुकाकर मुंह फेर लिया। हीरा की मजबूत हथेलियों ने सपना को कमर से थामकर अपने करीब कर लिया और उस प्यारे चेहरे से बालों को हटाते हुए आगे झुका। सपना ने आंखें बंद कर लीं। उधर टोकरे में गंडासा रख और पल्लू से चेहरे को ढक कर अदिति सीधा स्कूल जा पहुंची। गुस्से से जलती आंखों ने दोनों को एक साथ ही देख लिया। फुफकारती हुई अदिति ने सपना के ऊपर गंडासा फेंका, जो सीधे जाकर हीरा को लगा। देखते ही देखते पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। जैसे तैसे हीरा को अस्पताल पहुंचाया गया। अदिति को पुलिस पकड़ कर ले गई। सपना बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकली। गर्दन की नस कट जाने से हीरा की मौत हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने अदिति को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1.5 साल की मरियल सी बच्ची को अनाथ बनाकर पेट में एक बच्चे को साथ लेकर अदिति हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।